कैसे हो बाबू? आज के क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3, वो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और उसी को क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, या आप हिंदी में कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, है ना। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, हिमांक में अवनमन। ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 3 है, क्या है बाबू बोलो? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे बोलो? हिमांक में आपको बार बार बताए थे कि एक भी लाइन यदि इधर से उधर होगा अवनमन, है ना। तो हिमांक में अवनमन जो है वो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट आपको कुछ चीज समझना है, क्या समझना है वो हम बता रहे हैं। और एक सेकेंड रुक जाइए बाबू। चलो ठीक है, चलो बिल्कुल, चल ठीक। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चीज़ जानना पड़ता है कि हिमांक कहते किसको है। सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, हिमांक कहते किसको है, आई मीन फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक। सभी को पता है ना, वह ताप जिस ताप पर द्रव जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ध्यान दीजिएगा, वह ताप जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक। क्या उसी टेम्परेचर पे आप कह सकते हो ठोस भी क्या होता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो वह ताप जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तथा द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, उस ताप को क्या कहेंगे हम लोग? बताओ, हिमांक कहेंगे, ठीक। और हिमांक जब होता है तो जो वाष्प दाब जो होगा, मतलब ठोस के द्वारा आरोपित वाष्प दाब और द्रव के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। साथ ही वह साम्यावस्था में होगा। साम्यावस्था कहने का मतलब जिस स्पीड से फ्रीजिंग पॉइंट पे जिस स्पीड से सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, उसी स्पीड से लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में। ध्यान दीजिएगा, जिस स्पीड से सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, उसी स्पीड से लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ऐसा कुछ, यहाँ पे यदि समझने के लिए बोले, दिस इज सॉलिड, है ना, और सॉलिड और लिक्विड जो है दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का साइन है सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। एट एनी टाइम कह सकते हो यहाँ जो अमाउंट होगा, यदि हम लोग जब साम्यावस्था पा लेता है तो हर समय जो उसकी मात्रा होती है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है ना। तो ये आपका कह सकते हो, ठीक। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू कीजिएगा। किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर ठोस तथा द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर ठोस तथा द्रव का वाष्प दाब बराबर होता है। और क्या होता है ना, तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, वह ताप होगा जब ठोस के द्वारा जो वाष्प दाब लगाया जाएगा, द्रव के द्वारा जो वाष्प दाब होगा, दोनों के द्वारा जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर ठोस तथा द्रव का वाष्प दाब बराबर होता है ना, तथा
यही लिख सकते हो, होता है यही लिख सकते हो कह सकते हो ठोस बोलो तथा द्रव साम्यावस्था में होती है तथा द्रव ठोस में और क्या कर सकते हैं, द्रव ठोस में और ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ध्यान दीजिए क्या बोले, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर ठोस तथा द्रव का वाष्प दाब, मतलब ठोस और द्रव दोनों का जो वाष्प दाब होगा, जिस स्पीड से मान लीजिए ठोस किस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव पे, तो ठोस के द्वारा जो द्रव पे लगाया गया बल है ना, द्रव के द्वारा ठोस पे लगाया गया जो दोनों का वाष्प दाब होगा वो आपस में बराबर होगा। और उस समय में क्या होता है बताओ, यहाँ लिख सकते हो कि सॉलिड जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है किसका, लिक्विड का। तो सॉलिड जब लिक्विड का इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये हो गया। और साथ ही क्या होगा, अब देखो खुद से देखते हैं, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब आप बर्फ को नॉर्मली लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिल सकता है, मतलब बर्फ भी मिल सकता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जल भी मिल सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस कन्वर्टेड इनटू, बोलो, आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस। इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों क्या होगा, दोनों चीज में कन्वर्ट हो सकता है, आइस कन्वर्ट हो सकता है वाटर में और वाटर कन्वर्ट हो सकता है आइस में, और इस समय वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होता है। यस, ओके, चलो इसको राइट डाउन कर ले बाबू, राइट डाउन कर ले। हो गया, हो गया। तो समझ गए क्या होता है बताओ, हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस ताप पर ठोस तथा द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वह ताप जिस ताप पर ठोस तथा द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तथा ठोस और द्रव क्या हो, साम्यावस्था में हो। ठोस किस में परिवर्तित होता है, द्रव में, और द्रव किस में होता है, बोलो, ठोस में परिवर्तित होता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, क्या देखा गया कि जब हम अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाते हैं, समझिएगा, जब हम कोई अवाष्पशील विलेय को, जैसे सपोज इस कंटेनर में हमारा सिर्फ वाटर है, तो बचपन से पढ़ते आए यदि वाटर हो, या वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, जल, क्या कहते हैं, जल। यदि वाटर हो या सिर्फ जल हो, तो इस जल का जो आपका टेम्परेचर होगा, ध्यान दीजिएगा, जल का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी टेम्परेचर नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। तो जल क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करना शुरू होता है। अलग अलग विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होगा। हमको वाटर का पता है, आपको भी पता होगा कि जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ताप पर फ्रीज करना शुरू होता है। मगर बाबू इसमें अभी कुछ अशुद्धि है क्या मिला हुआ, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जल है। मगर इसी के पास बगल में यदि हम क्या करें, यदि इसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय, ध्यान दो, क्या अवाष्पशील विलेय, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर तो है, आज हमारा मूड हो गया कि वही हम शरबत बनाते हैं। शरबत कब बनाएंगे, जब इसमें क्या मिलाएंगे, शुगर, क्या मिलाएंगे, बोलो, शुगर। अब शुगर क्या है, बोलो, अवाष्पशील है कि वाष्पशील है, बताओ, अवाष्पशील है ना। तो जैसे कोई अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में घोला जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, समझिए ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट पहले से घट जाएगा। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना था बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा, समझिएगा। क्यों, जब भी अवाष्पशील देखा गया प्रैक्टिकल कर करके, जब कोई अवाष्पशील विलेय को, अवाष्पशील जो वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो, तो जब भी कोई अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है।
है। देखिएगा ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। कोई दिक्कत बाबू? तो जब कोई अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो पहले वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस, जिससे उसमें शुगर मिला दो, नमक मिला दो, कुछ भी मिला दो, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, पहले यदि 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता, अब और कम में होगा, मतलब माइनस में चला जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्लियर है ना, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो उसी चीज को हम लोग लिखे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जब कोई अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है या हिमांक में अवनमन होता है। और यह जो हिमांक में अवनमन होता है, अवनमन क्या हुआ, मतलब यहाँ 0 था, अब मान लो यहाँ पे -1 हो गया, तो कितने से घटा, 1 से घटा। तो हिमांक में अवनमन मतलब चेंजेस जो है, चेंजेस यहाँ -1 ओ नहीं, इसमें चेंज कितना से हुआ, आखिर कितने से घटा। सपोज किसी का फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है और ये घट करके कितना हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस था पहले, जैसे क्या मिलाए, अवाष्पशील विलय मिलाए, 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हिमांक में अवनमन कितना हुआ, कितने से घटा, 10 से कहाँ पहुंच गया, 6, कितने से घटा, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, 4 से घटा ना, 10 से 6 चला गया, इसका तो कितने से घटा, 4 से घट गया। क्लियर, ये कभी आप मत समझिएगा कि यहाँ का टेम्परेचर कितना, नहीं, इसमें घटा कितना, कमी कितनी आई, और कमी कितनी आई ये कैसे पता करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे कर देंगे। क्लियर, देखेंगे दिक्कत। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि कभी भी कोई अवाष्पशील विलय, मतलब वह विलय जैसे ग्लूकोज अवाष्पशील है, चीनी अवाष्पशील है, यूरिया अवाष्पशील है, यदि नमक अवाष्पशील है, सब वाष्प में नहीं कन्वर्ट होगा, जब भी इसको किसी भी विलायक में मिलाते हैं तो विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे भी इसका जो मिलाने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी घट जाएगा। सपोज यहाँ विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे शुगर को मिलाए, अब 1 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा, 1 का मतलब बढ़ गया, नहीं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, मतलब 0 से कम होगा, 0 से कम मतलब माइनस में। यस, ओके, उसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। जब हम कोई अवाष्पशील, जब हम कोई अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में, जब हम कोई अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में, बोलो, मिलाते हैं तो हिमांक क्या होता है, घट जाता है। हिमांक क्या होता है बताइए, घट जाता है। आप इसी में लिख सकते हैं, हिमांक में अवनमन, जो कमी आएगी, अवनमन। ठीक, जब हम कोई अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं तो हिमांक घट जाता है। हिमांक में अवनमन, हिमांक में जो कमी आएगी, हिमांक में अवनमन क्या होगा, बोलो, किसके बराबर होगा, जब हम कोई अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं तो हिमांक घट जाता है। हिमांक में कमी जो आएगी, मतलब अवनमन जो होगा, हिमांक में अवनमन क्या होगा, किसके बराबर होगा बताइए, तो हिमांक में अवनमन जो है मोललता के समानुपाती होता है। देखा गया कि जितना ज्यादा मोललता होगा समानुपाती होता है। ठीक, तो क्या देखा कि जितना ज्यादा विलयन का मोललता होगा हिमांक में अवनमन उतना ही ज्यादा होगा। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया। तो जब भी हम कभी अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहले शुद्ध वाटर था और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यदि सभी को पता होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसी में क्या कर दिए हम लोग, कुछ अवाष्पशील विलय को मिला दिए, तो अब वाटर तो था ही,
से हम शुगर मिला दिए, तो जब वाटर में शुगर मिला दिए ला करके, तो पहले की अपेक्षा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घटेगा बिल्कुल। तो यहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा। यस या नो, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, इसका मतलब ये निगेटिव में आ जाएगा, है ना, -1 -2 कुछ भी। ठीक, तो अब ये बोला कि सर ये कैसे वेरी करेगा, तो जिस हिसाब से यहाँ आप मिलाइएगा क्या, अवाष्पशील विलय, है ना, ये क्या मिला, शुगर क्या है, अवाष्पशील विलय है। तो जिस हिसाब से आप अवाष्पशील विलय मिलाइएगा, इसमें अवाष्पशील विलय जिस हिसाब से आप मिलाइएगा, उसी हिसाब से इसकी मौलता भी क्या होगी, घटते जाएगी। तो जिस हिसाब से अवाष्पशील विलय मिलाइएगा, उसकी मौलता भी क्या हो जाएगी, बोलो, घटते जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें, एनी डाउट, एनी डाउट, नहीं दिख रहा सर। तो यहाँ लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। जिस हिसाब से आप इसमें मिलाइएगा, उसकी मौलता उतनी ही कम होते जाएगी। ठीक, तो जब हम कोई अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं, तो हिमांक घट जाता है। हिमांक में अवनमन जो होता है, जो घटता है, कमी आती है, वह मौलता के समानुपाती होता है। तो उसको उतार लीजिए, पहले उतार लिए, वीडियो को पॉज करके उतार लिया कीजिए। अब क्या देखा गया कि जो हिमांक में अवनमन जो होगा वो मौलता के समानुपाती होता है। इसका मतलब यहाँ से आप ये कह सकते हैं, सपोज देखिए, जो हिमांक में अवनमन को हम लोग जो डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। आज के बाद कोई पूछेगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन, टीएफ नहीं होता है, डेल्टा टीएफ मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, दैट इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, हिमांक में अवनमन। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। यस, बिल्कुल, यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ, बोलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। क्लियर, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो यहाँ डेल्टा टीएफ जो इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई वो क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है। जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट में भी जो बढ़ा था वो मोललता के समानुपाती होता है। इसलिए हमारे लिए मोललता जो पढ़ना था वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, तो डेल्टा टीएफ बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, और यहाँ कांस्टेंट को हम लोग केएफ कहेंगे। ये मोलर डिप्लीशन कांस्टेंट केएफएम। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, डब्बा बनाइएगा बिल्कुल। अब डेल्टा टीएफ जब केएफएम होगा, तो यहीं पे हम लोग डेल्टा टीएफ बराबर, ध्यान दीजिएगा, आप केएफएम तो लिख दिए। अब आगे कोई बहुत कुछ हो सकता है कि वेट वगैरह मोलरता के हिसाब से बदलते जाइए, तो डेल्टा टीएफ इंटू मोलरता को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलय का मोल, ध्यान दीजिएगा, विलय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान इन केजी। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, विलय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान इन केजी। इसको लिख सकते हैं, यस या नो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अभी यदि आपका क्या होगा, इफ WB is WB and WA, है ना, is given दिया हुआ है इन किसमें, बताओ, ग्राम में। यदि हमको ग्राम में दिया हुआ, तो हमको मोल चाहिए ना, मोल चाहिए बाबू। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, बताओ, डेल्टा टीएफ बराबर KF। यहाँ हमको मोल चाहिए ऊपर में, तो क्या लिखेंगे, मोल कैसे आएगा बोलो, वजन बटे मोलर मास, WB बटे MB। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मोल, ये MB के बराबर हो गया। और नीचे हमको क्या चाहिए बताओ, WA दिया हुआ किसमें है, ग्राम में, अपने को चाहिए किसमें, केजी में। तो ग्राम से केजी कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। यस, तो यहाँ से आप डेल्टा टीएफ लिखिएगा, ये आपका KF आ जाएगा, इंटू बताओ WB बटे MB, और ये 1000 लट जाएगा, ये 1000 बटे WA, और इसको इन ग्राम लिखिएगा। ये चीज हम लोग वहां भी कर लिए थे, डेल्टा टीएफ डेल्टा टीबी सब में अंतर है, यहाँ KF गुना होगा और वहाँ KB गुना होता, दोनों अलग अलग है ना। चल ठीक, कोई दिक्कत बाबू, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ से दिक्कत होगा, आप लोग ऐसे होशियार है कि कोई बात ही नहीं है। और यहीं से जब ये फॉर्मूला निकालिए, कोई बच्चा बोलता सर यदि ये पहले से केजी में होता
तो 1000 से भागा नहीं देते, 1000 से भागा नहीं देते, तब क्या फॉर्मूला आ जाता बताओ? ऐसा हो सकता है, चलो ऐसा भी हो सकता है, तब फॉर्मूला आ जाता डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी अब बटे बताओ एम बी। मान लीजिए 1000 पहले से केजी में रहता, पहले से क्या में रहता केजी में रहता, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा नीचे का टर्म है इंटू 1 बटे क्या आ जाता बताओ डब्ल्यू ए इन केजी। कोई जरूरी नहीं, जब केजी में है तो फिर बदलने का क्या काम है भाई, नहीं बदलेंगे ना, तो ये भी आप एडिटिव लिख सकते हो। मतलब देखो यहाँ डब्ल्यू ए केजी में रहता 1 ही रहता, डब्ल्यू बी बटे एम बी इतना बटे इतना, ये पलट जाता है तो 1 बटे इतना आ जाता है। यस या नो? यस। चल उतार लीजिए इसको बाबू। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हमने क्या बोला, जो हिमांक में अवनमन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। देखा गया कि जैसे जैसे मोललता बढ़ेगी विलयन का वैसे वैसे हिमांक में अवनमन भी बढ़ेगा। मोललता एक तरह से कंसंट्रेशन टर्म है। यस ओके, पॉज करके लिख ले। हो गया होगा बाबू, प्यारे बच्चों हो गया। चलिए प्यारे बच्चों लिख चुके हैं आप। चलिए नेक्स्ट आप यूनिट के बारे में भी देख सकते हैं, आगे यहीं पे देख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था बोलो, डेल्टा टी एफ बराबर, आगे भी लिख सकते हो बराबर क्या पढ़ा था बोलो के एफ एम। तो यदि आपको के एफ को भी चाहिए तो के एफ बराबर क्या लिखिएगा बताइए सर, डेल्टा टी एफ बटे बिल बिल। तो आपको यहाँ से एक चीज और आगे आ जाएगा, यदि कोई आपसे पूछे यूनिट ऑफ के एफ कि के एफ का यूनिट क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। तो के एफ का यूनिट तो हमको यहाँ से देखिए, ये के एफ बराबर क्या होता है बताओ, के एफ बराबर होता है डेल्टा टी एफ बटे एम। ऐसा होता है डेल्टा टी एफ बटे एम। डेल्टा टी एफ एक तरह से टेम्परेचर है बाबू, डेल्टा टी एफ एक तरह से क्या है बताओ, टेम्परेचर है ना। डेल्टा टी एफ एक तरह से क्या है, टेम्परेचर है। तो के एफ बराबर यूनिट हम निकाल रहे हैं, डेल्टा टी एफ एक तरह से टेम्परेचर, टेम्परेचर किसमें लिखते हैं केल्विन में, और ये एम तो है मोललता, उसको ऐसे भी रख देते हैं ना। तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट हो सकता है केल्विन मोललिटी इनवर्स, के एम इनवर्स। कोई दिक्कत किसी को बताओ, थोड़ा सा दिक्कत तो क्या दिक्कत, पिछली बार भी तो पढ़े थे के बी का भी यूनिट इसी तरह का होता है। तो के एम इनवर्स और कुछ दूसरा सर बिल्कुल होगा भाई। देखो के एफ को हम लोग क्या, एक यूनिट तो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या होगा, के एफ को हम लोग और क्या कर सकते हैं बोलो, बराबर डेल्टा टी एफ बटे एम। यस, और ये मोललता है, मोललता को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ बटे मोललता को लिख सकते हैं विलय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान इन केजी। ये तो आपको फॉर्मूला डिराइव करते जाओ तो आपको क्या हो जाएगा बाबू, पता चलता जाएगा। के एफ बराबर डेल्टा टी एफ बटे 1 इंटू डब्ल्यू ए बटे एन बी। अब एक चीज बताइए, डेल्टा टी एफ का यूनिट क्या होता है, तो बच्चे से बोलने लगे सर केल्विन। चलिए डब्ल्यू ए किस में दिया हुआ है बताओ, डब्ल्यू ए किस में है, केजी। चलिए एन बी, एन मतलब मोल। यस बस मेरा गेम ओवर हो गया। तो यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के एफ का दूसरा यूनिट हो जाएगा, ऊपर में केल्विन है, बगल में केजी है, नीचे से मोल ऊपर जा सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल लिखो या मोल इनवर्स। दो यूनिट है, एक ये यूनिट हो गया है ना, ये भी आपका यूनिट ऑफ क्या हो गया बाबू, यूनिट ऑफ के एफ। कोई डाउट, एनी डाउट, ये सब चीज तो आप लोग को तूफान एक्सप्रेस की तरफ पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको नहीं होगा तो किनको पता होगा। उतार ले, चलिए उतारिए जल्दी, उतार लिए होंगे बाबू। चलिए अभी भी कुछ चीज है जिसको जानना जरूरी है ना। चलिए चलिए इसको रख पड़े, बिल्कुल चलिए।
अब एक चीज बताइएगा, सपोज ये वाला कोई भी विलायक है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। यस, और जैसे इसमें क्या विलायक है और इसमें क्या मिला दिया बताओ, मान लो चीनी मिला दिया। तो पहले से विलायक था, सपोज चीनी मिलाने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछेगा कितने से घटा, कितने से घटा। और कभी भी देखो विलायक वाला जो प्योर होता है इसको हम लोग TF नॉट कहते हैं। प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, TF नॉट, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, TF। ध्यान दीजिएगा, दिस इज TF है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको TF, और शुद्ध अवस्था में विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, बोलो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब विलायक, वो क्या होता है TF। 0 डिग्री सेल्सियस था, -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितने से घटा बताओ, कितने से घटा। कोई -2 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलना, 0 था -2 हो गया, कितने से घटा, 2 से घटा। ये 2 कहाँ से आएगा, यही इसी को कहते हैं कितने से घटा, दैट इज डेल्टा TF। डिप्रेशन कितने से हुआ उसी को डेल्टा TF कहते हैं। और डेल्टा TF वहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ TF नॉट और माइनस का TF होगा, डब्बा बंद कर लीजिएगा। क्यों, कभी भी बड़ा में से छोटा को घटा दीजिएगा। अभी क्या होगा, मान लो सपोज यहाँ पे यही फॉर्मूला पे आ जाते हैं, 0 माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना, 0 माइनस प्लस मतलब 2 से घटा, 2 से घटा, वही चीज़ तो था, 0 से -2 हो गया, 2 से घटा। मगर जब आप डेल्टा TB निकाले थे तो डेल्टा TB में बड़ा वाला कौन था, TB था, तो वहाँ TB माइनस का TB नॉट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बड़ा में से छोटा, बड़ा में से छोटा, तभी आपको चेंज मिलेगा। ठीक, बड़ा में से छोटा, यहाँ बड़ा कौन है विलायक का, छोटा कौन है वो, तो बड़ा में से छोटा, जो भी है फॉर्मूला के हिसाब से आप लगा लीजिए। फॉर्मूला को भी से नहीं, बड़ा में से छोटा। यस, चलिए ठीक है बाबू, ओके। क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन करें बाबू, इसको उतार ले पॉज करके, बिल्कुल बिल्कुल बाबू बिल्कुल। चलिए हमारे यहाँ बच्चे आप बहुत अच्छे हो ना, बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे पढ़िए, डाउट आए बिल्कुल पूछिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में भी बता दिया गया कितनों बार, है ना। चलिए ठीक, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपका, मगर इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 चीज़ जानना जरूरी है। सबसे पहला चीज़, मोललता के रिगार्डिंग सारा चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, तो उस चीज़ को बार बार लिखेंगे, है ना। तो अभी हमको ये चीज़ बताना है कि डेल्टा TF क्या होता है। सभी को पता है क्या होता है, बोलो डेल्टा TF क्या होता है, बताओ। हिमांक में, ये जरूरी पता होना चाहिए, हिमांक में अवलंबन, ठीक, अवलंबन। और क्या चीज़ चाहिए था इसमें, TF क्या होता है बताओ, TF क्या होता है बताओ, विलायक, सॉरी विलियन का हिमांक, जहाँ नॉट रहेगा वही विलायक का। TF नॉट क्या होगा बताओ, विलायक का हिमांक, और KF होता है, ध्यान दीजिएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, आप यूनिट से पहचान लेंगे, है ना। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिएगा यहीं पे, आप ये चीज़ को लिख लेंगे क्योंकि इसका यूज होगा आपको, इसलिए हम बता दें बार, है ना, इसका यूज होगा आपको, है ना, इसलिए बता। चलो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको डेटा क्या क्या दिया वो देखना है। शुद्ध नाइट्रोबेंजीन का हिमांक, है ना, हम इसको 3 सेक्शन में बांट लेते हैं ताकि मेरा काम और अच्छे से हो जाए। तो दिस इज फर्स्ट सेक्शन और दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड सेक्शन। यस बिल्कुल, चलो तो देखिए शुद्ध नाइट्रोबेंजीन का हिमांक, शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध नाइट्रोबेंजीन का हिमांक मतलब शुद्ध का है,
तो नाइट्रोबेंजीन क्या है, विलायक है जिसमें अभी अवाष्पशील विलय नहीं मिला है। तो शुद्ध नाइट्रोबेंजीन का हिमांक तो TF है कि TF नॉट है, पहले ये समझिए। तो शुद्ध में क्या लगा रहेगा हमेशा, नॉट। TF नॉट मतलब शुद्ध। तो शुद्ध नाइट्रोबेंजीन का हिमांक मतलब TF नॉट कितना है बताओ, 278.8 कैलोरी। ठीक, चलिए। जब किसी अवाष्पशील विलय का अज्ञात पदार्थ, जब किसी अवाष्पशील अज्ञात पदार्थ के इतने ग्राम को नाइट्रोबेंजीन में मिलाते हैं, तो ये आपका 2.5 ग्राम और नाइट्रोबेंजीन कितना है, 100 ग्राम। कोई अज्ञात पदार्थ है, कोई भी अज्ञात पदार्थ है, तो जो अज्ञात पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है बताओ, बड़ा सा 2.5। तो अज्ञात पदार्थ की यदि मात्रा 2.5 ग्राम है और बताओ दूसरे का कितना है नाइट्रोबेंजीन का 100, तो नाइट्रोबेंजीन क्या हो गया, WA हो गया। तो फिर इसकी मात्रा ज़्यादा है, पहले से ही पता चला कि 100 ग्राम। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक, तो ये 100 हो गया, ये 2.5 ग्राम हो गया। तो अब WA क्या का, तो इसको कम मात्रा वाले को क्या कहते हैं, WB। WA पता है मगर दिया हुआ ग्राम में। चलिए बिल्कुल। अब आपको क्या बोला, जब 2.5 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को, ध्यान दीजिए फोटो था बताते हैं कि मान लीजिए ये आप 100 ग्राम क्या रखे हुए हैं बोलो नाइट्रोबेंजीन, इसमें 2.5 ग्राम को जैसे मिलाए तो इसका हिमांक क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बिल्कुल बोले थे जब भी अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं हिमांक घट जाता है। और ये घट के कितना हो जा रहा है बोलो 276.8। पहले शुद्ध में कितना था, इतना था, और जैसे इसमें 2.5 ग्राम मतलब 100 ग्राम क्या लिए नाइट्रोबेंजीन लिए और उसमें 2.5 ग्राम जैसे मिलाए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और कितना हो गया 276.8। तो आप यहाँ से लिख सकते हो TF हमेशा कम होगा TF नॉट से 276.8। मिलाने के बाद क्या बनता है, विलयन ही तो बनता है। ठीक, तो अगर नाइट्रोबेंजीन का KF का मान, तो KF का मान आपको दिया हुआ है, तो KF कितना दिया बोलो 8 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो आपसे पूछ रहा है तो इस अज्ञात पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, जो अज्ञात पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ सीधा हम लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है बहुत बच्चे को। KF का मान दिया हुआ 8 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो जो अज्ञात पदार्थ है, ये अज्ञात पदार्थ कौन है, WB, इसका मोलर मास क्या होगा बाबू बोलो, MB होगा। इसका मोलर मास क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन तो पता ही है, तो उसको के लिए तो आपको सोचना नहीं है। तो जब आप देखो W MB सब दिख रहा है, तो W और MB चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, WB वाला लगाइएगा। तो आप क्या लगाइए बोलो, डेल्टा TF बराबर, ठीक क्या होगा बोलो, KF इंटू WB बटे MB इंटू 1000 बटे WA इन ग्राम, क्योंकि यहाँ WA भी किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया है, इसलिए 1000 लगाने पड़ेंगे। अब फंस गया क्वेश्चन यहाँ के भाई, KF पता है बोला पता है, WB पता है, MB निकालना है, 1000 पता है, WA पता है, क्वेश्चन कहाँ फंस गया, डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, तो बस निकल जाएगा। बोलो अभी बताए थे तभी, डेल्टा TF बराबर क्या होता है बताओ बोलो, TF नॉट माइनस का TF। तो डेल्टा TF बराबर कितना हो जाएगा, TF नॉट ज्यादा वाला कितना है देखो, TF नॉट कितना है 278.8 माइनस TF कितना है 276.8, और जब डेल्टा TF इसमें से निकालिएगा तो आपको 2 आएगा। यस या नो बोलो, यस तो बोलो बाबू। चलो ठीक, तो यहाँ से आपको डेल्टा TF वही दिख जाएगा यार। चलो यही बना देते हैं, यही बन जाएगा है ना, आंसर यही बना। ठीक, ये तो डेल्टा TF निकाल ली क्योंकि डेल्टा TF का जरूरत था। बोलो यही फॉर्मूला से यहाँ आए, डेल्टा TF का मान कितना हो जाएगा बोलो 2, KF का मान 8, WB 2.5, MB निकालना है इंटू 1000 और WA कितना है 100, 0 0 कैंसिल। एक काम करो इसको भी उड़ा दो, यहाँ एक 0 डाल दो, ये भी कैंसिल, उड़ा दिए। इधर भेज दो MB को, इधर क्या हो जाएगा बोलो 2 MB
बराबर 200, तो MB बराबर बोलो 200/2 मतलब 100। तो ये अज्ञात पदार्थ है, इसका मोलर मास कितना होगा? 100। क्लियर? एनी डाउट? उतार लें। आपको डेटा लिखना है बेटा, डेटा लिखने के बाद क्या करना है, उसको उतार। ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको उतार लीजिए बाबू, इसको उतार ले बाबू। धरो, चलिए पॉज करके लिख लेना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला, नाइट्रोबेंजीन का सामान्य कोई हिमांक दिया हुआ है, इतना दिया हुआ। चलिए ठीक, सामान्य हिमांक मतलब शुद्ध अवस्था। नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक मतलब शुद्ध अवस्था है, कितना दिया है? 278.2। ऐसे पिछले बार 8 देखे थे, या 278.2 दिया हुआ है। आप उसी को रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 278.82 है, तो 278.8 ही कर ले, है ना। चलिए ठीक है। तो आपको एक चीज पता चला, शुद्ध अवस्था में क्या पता चल रहा है? TF0 278.8। चलिए आगे क्या बोला, नाइट्रोबेंजीन में किसी विलय की उपस्थिति में बने इतना मोलल विलयन, इतना मोलल मतलब मोललता दिया हुआ, M आपको दे दिया 0.25। क्लियर? चलिए ठीक। चलिए, हिमांक में अवनमन 2 डिग्री से होता है। हिमांक में अवनमन कितना होता है? 2 डिग्री से। तो हिमांक में अवनमन का मतलब कमी आना, दैट इज डेल्टा TF। समझिएगा आपको, डेल्टा TF की हिमांक में अवनमन हुआ, कमी आया, कितने से आया? 2 से। ठीक, चलिए ठीक। अब एक बात बताइए, खुद से सोच सकते हैं, इसका मतलब TF का मान कितना होगा? 276.8। पिछली बार भी किए थे। तो नाइट्रोबेंजीन के लिए KF का मान निकालिए। तो KF आपको बोला निकालने के लिए, तो आपको पता है क्या होता है, डेल्टा देख के क्या लग रहा है ना, डेल्टा TF बराबर क्या होता है बताओ? KFM। डेल्टा TF पता है, M भी पता है, तो KF निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। KF क्या है? डेल्टा TF मतलब 2/m, दैट इज 0.25। कैंसिल कीजिएगा, 8 टाइम्स आएगा। तो KF का यूनिट सभी को पता है, 8 केल्विन kg, बताओ मोल मास। किसी को कोई डाउट? पिछली बार भी देखे थे, कोई डाउट नहीं? एनी डाउट्स? नो प्रॉब्लम। ओके, राइट, लिख लें इसको। चलिए ठीक है, ओके बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हमारा होता है कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, अभी पूछ गया है यूरिया के जलीय विलयन का क्वथनांक, जलीय विलयन का क्वथनांक। समझिएगा, यूरिया के जलीय विलयन मतलब कहीं ना कहीं विलयन का क्वथनांक दिया, क्वथनांक। यस, ध्यान रखिएगा, दिस इज TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है 100.18 डिग्री सेल्सियस। यस, जलीय विलयन, समझिएगा बात को, जलीय विलयन। तो इस विलयन में क्या क्या होगा? जल होगा और यूरिया होगा। शुरुआत में सिर्फ क्या होगा? जल होगा, और जल होगा यदि तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी? 100 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट है? जब यूरिया मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस होगा जब जल होगा। तो शुद्ध अवस्था में TB0 सिर्फ जब जल हो, सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ये हिमांक हमको पूछ रहा है, मतलब मेरे से क्या पूछ रहा है? हिमांक, विलयन का हिमांक। इस विलयन का हिमांक, सब देखिएगा, विलायक का नहीं, विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक क्या होता है? तो TF हमसे पूछ रहा है। क्लियर? ये TF निकालने का हमको सोचना पड़ेगा भाई कहाँ से। हाँ, जल के लिए KF और KB का मान भी दे दिया है। तो KF का मान आपका दे दिया 1.86 और KB का मान दे दिया, ध्यान दीजिएगा, यूनिट है वो जो भी है ना, 0.512। सिर्फ डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ये यूनिट वगैरह थोड़ा सा गड़बड़ करके दिया है ना। चलिए, यहाँ पे 1.86 काट दीजिएगा, बोलो
केल्विन केजी मोल इनवर्स या केएम इनवर्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी केएम इनवर्स। चलिए ठीक, तो आपको पता है इतना डेटा, टीवी पता, टीवी नॉट, टीवी पूछ क्या रहा है, टीएफ। दिमाग बोला भैया टीएफ कहाँ से आएगा, दिमाग बोला भैया टीएफ कहाँ से आएगा। फॉर्मूला पता था कि डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, बोलो टी एफ माइनस का टीएफ नॉट। क्लियर, ये सबको पता है। एक बात बताइए, कहीं से हमको टीएफ नॉट तो फिक्स है, कौन है, जल है, और जल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। समझिएगा, यहाँ पे कौन है, टीएफ नॉट में कौन होगा, बोलो टीएफ नॉट कौन होगा, जल होगा, और जल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज बताइए, पूछ क्या रहा है, टीएफ, टीएफ क्या होगा, क्या पता चल जाए जो काम हो जाए, तो डेल्टा टीएफ पता चल जाए तो काम हो जाए। समझ आ रहे हैं, ये पूछ रहा है, ये तो ऑलरेडी नोन है। जैसे यहाँ पे जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना लिए, 100 डिग्री सेल्सियस, तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जलीय विलयन है। और टीएफ निकालने के लिए कहा डेल्टा टीएफ मेरा आपको पता चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो दिमाग अब टारगेट बताएगा कि भाई यहाँ से डेल्टा टीएफ कैसे निकालेंगे, तो आत्मा बोला कि भाई टेंशन मत लो, डेल्टा टीएफ जो होता है वो क्या होता है, बताओ, KFM। वाह, चलिए ठीक है। तो डेल्टा टीएफ यदि KFM होता है तो M कैसे निकाले, मोललता कैसे निकाले, हम बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। डेल्टा टीएफ यदि KFM होता है, ये चीज ये बात बोल दिया, तो बोला मोललता कैसे निकाल सकते हैं, बोला ये डेटा से निकाले। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ना डेल्टा टीवी बराबर भी क्या होता है, बताओ, डेल्टा टीवी बराबर भी क्या होता है। हम जान के आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले काम क्या करते हैं हम लोग, मोललता को M को निकालते हैं, M निकाल लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमको डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, समझो ध्यान से, हम बच्चों को बहुत इर्द गिर्द नहीं घुमाते, सब समझाते हैं। KF क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझिए, M पता चल जाएगा तो डेल्टा टीएफ पता चल जाएगा। KF क्वेश्चन में दिया हुआ है, M पता चल जाएगा तो डेल्टा टीएफ पता चल जाएगा, और डेल्टा टीएफ यदि आपको यहाँ पता चल जाएगा तो ये पता है तो टीएफ पता चल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या, आपने अपने स्टेप लिख दिया, आप ये नहीं सोचिए, आप सोचिए को निकालना चाहिए, निकालना। यहाँ कहाँ फंस गए, डेल्टा टीएफ में। डेल्टा टीएफ क्या होता है, KFM, KF तो पता है, M पता चलेगा तो डेल्टा टीएफ मिल जाएगा। अब M निकालने का क्या जुगाड़ है, यहाँ से आता है, बोला बिल्कुल है। कैसे, तो डेल्टा टीबी भी बराबर होता है KBM, और डेल्टा टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ से डेल्टा टीबी क्या होगा, बताओ, टीबी माइनस का टीबी नॉट, और जब टीबी माइनस का टीबी नॉट कीजिएगा तो 100.18 माइनस का 100 बराबर हो जाएगा 0.18। क्लियर, अरे भैया 100.18 है ना, ध्यान दीजिएगा, बटे 100.00 नहीं हुआ, 8A1 ये सब माइनस हो गया, 0.18। क्लियर, चलिए आप यहाँ पर 0.18 लिख दिए। अब जब 0.18 लिख दिए, केबी का मान दे दिया 0.512 और M निकालने हैं, बस भाई काम हो गया। M बराबर 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512। अब उतना लंबा नहीं जानोगे तो हटा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 मानो। तो एक काम कर सकते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट पर तो कितने 0 रख सकते हैं, सीधे कितना हुआ बताओ, 80 हो गए, समझ में आ रहा है ना। चलो 180 डिवाइडेड बाय, मान लो 512 नहीं करके हम एक काम करते हैं भाई, कंफ्यूज मत करो, ऐसे ही रहेगा 0.18 या 0.512, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मन नहीं होगा तो 0.18 बटे 0.5 बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 से काटिए, 5×15, ठीक, कितने आए, 5×15 कितने आए बताओ, बचे 3,
फिर 0 लो, 5 छक्के 30। आपका ये कुछ ऐसा कर सकते हो, 0.86 था ना भाई, 0.18 था ना, यदि आप 0.5 कर देंगे, पॉइंट हटाइए, यहाँ कितना आ जाएगा 100, 10 आएगा, 0 0 कैंसिल, अब 5 से काटिए, 5 दिया 15, ठीक, और बताइए 5 छक्के 30, ठीक है, और भागा 10, तो आपका आ जाएगा 3.6 करके कुछ, देख लीजिएगा आपका जो मोलता आ जाएगा, ये मोलता आ रहा है आपका मोलता आ रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए डेल्टा टीवी बटे केवी कर लीजिएगा, तो मोलता आ रहा है 0.3, देखिएगा मोलता कितना आ जाएगा 0.3, नहीं समझ में आ रहा कैसा ऐसा कर लीजिए, m बराबर क्या हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 0.512, यहाँ से उड़ाइए, यहाँ से 100 डालिए, यहाँ से उड़ाइए, यहाँ से ये 0 0 कैंसिल कीजिए, आपका m बराबर आ गया 180 बटे 512, भागा देके देखिए 512 को, 512 से 180 को भागा देके देखिए, नहीं लगेगा 0, एक जुगाया, 5 छक्के 5 दिया 15, 1536, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यहाँ से बताओ 7 में एक खत्म, फिर 0 आया, कितने टाइम्स लगाओगे 5, बचे 25 लगा दो, चलिए, और मतलब कर सकते हैं 0.25 अब 25 60, 2560 आ जाएगा, 0 आ गए, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये 80, फिर से लगाओ एक मात्रा में, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, m आ रहा है 0.351। इसमें किसी को दिक्कत है बताइए? कुछ नहीं, आपको जैसे ये बोला ना कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए TF, TF के लिए दिमाग में लगा डेल्टा TF बराबर TF माइनस TF नॉट, ये तो पता है, ये काम हो जाए, डेल्टा TF बराबर क्या होता है बोलो KFM, KF तो पता है, M पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए, M पता चल जाएगा तो डेल्टा TF निकलेगा, डेल्टा TF को डालेंगे आंसर आ जाएगा, M का जुगाड़ हम यहाँ से कर लिए, M हमको मिला, यस या नो, M आपको मिला, यस या नो, M मिल गया, जो बिलियन होगा उसका एक ही बिलियन है तो उसका मोलता एक ही होगा ना, एक ही बिलियन है तो उसका m एक ही होगा, क्लियर, चलिए बस, फ्रीजिंग पॉइंट में भी उसी का यूज कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। अब आपका पूछ कीजिए, आंसर लेते जाइए, ठीक, m का काम हो गया तो यहाँ से जाइए, क्या जाएगा बताओ, डेल्टा TF बराबर क्या होता है बताओ, KFM, ठीक, तो डेल्टा TF आपको निकालना है, KF कितना होता है बताओ, 0.512 इंटू m हो गया 0.351, और यहाँ से डेल्टा TF आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, डेल्टा TF गुना करने के बाद आ जाएगा 0.653, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट भाई, चलिए मोलता हो गया ना, तो डेल्टा TF और KFM, KF का मान कितना दे डेल्टा KF तथा KB का मान, KF का 1.86 होता है, सॉरी KF का कितना होता है 1.86, और जब इसको कर लीजिएगा गुना तो डेल्टा TF का जो मान आ जाएगा आपका, देख लो कोई दिक्कत नहीं, 0.653, 0.653, ठीक, डिग्री सेल्सियस, बस मामला फिट, यहाँ से आ जाइए, उधर दिख रहा है तो बताते हैं, डेल्टा TF भी निकल गया, निकालना इसी में था, बोलो क्या होता था, डेल्टा TF बराबर TF माइनस का TF नॉट। अब नेक्स्ट यहीं पे देख सकते हैं, डेल्टा TF निकाल ली 0.653 बराबर क्या निकालना था, TF निकालना था, माइनस कितना होता TF नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, तो TF जो आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट तो कितने आ जाएंगे बताओ, अरे यार डेल्टा TF माइनस TF नॉट नहीं होता है, उल्टा हो गया भाई, यहाँ पे तुम लोग भी बताते नहीं है, बड़ा में से छोटा जाता है, डेल्टा TF क्या होता है बोलो, TF नॉट माइनस का TF, उल्टा, ठीक, तो
तो टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ वही बताए थे, टी एफ नॉट माइनस का टी एफ। ठीक, तो टी एफ नॉट कितना आ गया, टी एफ नॉट सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। टी एफ नॉट कितना होता है शुद्ध अवस्था में 0 डिग्री सेल्सियस, 0 माइनस का टी एफ उसको उधर भेज दो तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 0.653 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर है, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन डेटा लिखिए, फटाफट डेटा लिखिए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या कि हमको टी एफ पता है। टी एफ कब पता चलेगा, आपको पता है डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस का टी एफ होता है। टी एफ कब पता चलेगा, जब आपको क्या ये तो पता है फिक्स 0, ये पता चल जाए तो कम हो जाए। डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ एम। बहुत लॉलीपॉप देखिए, इधर से हमको जुगाड़ से एम मिल सकता है, इधर से जुगाड़ से एम मिल सकता है। तो यदि एम मिल जाएगा है, के एफ पता है तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा। बिल्कुल डेल्टा टी एफ आ जाएगा तो आंसर मिल गया। तो एम के लिए लड़ना शुरू करेंगे, एम इस डेटा से मिल सकता है, डेल्टा टी बी के बी एम होता है, तो डेल्टा टी बी पता है, निकाल दिए यहाँ से, के बी पता है, एम पता है। एम बराबर क्या कर दो, बोलो 0.512, ऐसे करके ये काटा काटा एम मिल गया। एम जब मिल गया तो मेरा डेल्टा टी एफ मिल गया, ये आंसर है। देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि आपको ऐसा नहीं करना, बुक्स वगैरह में क्या होता है कि इसमें पहले डेल्टा टी बी पहले एम निकालेगा फिर ऐसा करेगा, हम ऐसे नहीं पढ़ाते है ना। हमारा करने का मतलब जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होता है किसी चीज़ का, आप उसको क्या कीजिए, करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत बाबू, एनी डाउट? नो डाउट बाबू, चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट आपका ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। सबसे पहला एक चीज समझिए, ये आपका हम डाउनवर्ड दिखा रहे हैं, ये लाइन वेपर प्रेशर का है, ये टेम्परेचर का है। एक चीज बताइए, यहाँ से अगर इस पॉइंट से देखो ध्यान से, इस पॉइंट से क्या होता है, सॉल्वेंट में फ्रीज होना शुरू होता है, इसलिए यहाँ लिखा गया देखो सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब इस पॉइंट से क्या होगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। मगर देखो यदि प्योर होता तो इसी पॉइंट से होना शुरू हो जाता है, मगर चूंकि क्या हो गया, इसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई, तो इस जगह से ये फ्रीज, यदि प्योर होता तो यहीं से ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, और जैसे इम्प्योर हो गया तो ये यहाँ से यहीं से फ्रीज होना शुरू हो गया, मतलब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा घट गई, दिस इज है ना इम्प्योर पॉइंट। तो आपको यहाँ से देखने में लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका। देखो आप एक बार बताओ, हम लोग पढ़े थे वाटर का कितना था बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसमें चीनी मिला दिए, वाटर प्लस बताओ शुगर, ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, माइनस का होगा है ना, मतलब घट गया। तो शुरुआत वाला जो है देखो ग्राफ में, ये ग्राफ को यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लाए, समझिएगा ध्यान से, जो शायद आपको यहाँ से यहाँ तक लाए, तो ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये छोटा कम है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, प्योर वाले का, इसलिए हम लोग टी एफ नॉट इसको लिखे। कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, सोल्यूशन का, तो इसलिए हम लोग टी एफ लिखे। मतलब जब इसमें मिला होगा कुछ और वाष्पशील मिले तो इतना ही टेम्परेचर पे देखो इसी पॉइंट से क्या होगा, ये फ्रीज करना शुरू कर देगा, समझिएगा, इसी पॉइंट से क्या करेगा, वो फ्रीज करना शुरू कर देगा। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है कि भाई इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, फ्रीज करना शुरू कर दे रहा है। देखो इस पॉइंट से क्या हुआ, फ्रीज करना शुरू हो गया, ये फ्रीज करना शुरू हुआ। फिर पहले कितना था फ्रीजिंग पॉइंट, पहले लिखिए, देखिए ध्यान से, पहले आपका यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट था शुद्ध अवस्था में, अभी क्या हो गया कि जैसे अवाष्पशील विलय को मिलाए फ्रीजिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा क्या हो गया, घट गया, समझ रहे ना, फ्रीजिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा घट गया, मतलब इतना में ही क्या हुआ, फ्रीज कर गया, इतना में ही फ्रीज कर गया। यदि इतना में फ्रीज कर देगा तो ये भी तो क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। मगर यदि प्योर रहता, ये प्योर रहता तो इतना में फ्रीज करता है, समझिए, इसको फ्रोजन सॉल्वेंट भी कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक, तो मेरा ध्यान को समझिए, मेरा कहने का मतलब को समझिए कि पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था इसका वो कितना था, इतना था, दिख रहा है ना ऊपर वाला ग्राफ, इतना था। जैसे अवाष्पशील विलय को मिलाए तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, अब क्या हो गया, ध्रुव ग्राफ थोड़ा इधर आ गया, इतना हो गया, क्लियर। तो पहले था इतना, अब हो गया इतना, तो कितने से घटा, तो यहाँ से यहाँ तक,
तो इसी को डेल्टा TF कहते हैं या डिप्रेशन बोलो इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, आप सर ये वाला क्या चीज़ है इसको समझिएगा। तो यहाँ से देखो कि यदि अवाष्शील विलय को इसमें हम मिला दिए, अवाष्शील विलय को मिला देंगे तो इसी पॉइंट से क्या होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट पहले घट जाएगा, मतलब पहले यहाँ पे जाकर के फ्रीज होता, मगर अब क्या होगा, पहले से ही फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अवाष्शील विलय को मिलाए तो ये क्या होगा, पहले से ही फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ये बताया कि यहाँ से पहले से ही सॉलिड क्या होगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में यदि सॉल्वेंट होता तो यहाँ से होता। ओके, फिर से समझिएगा, फिर से समझाएं। ठीक है, सबसे पहला चीज बताए वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर प्लस शुगर का कम होगा। ठीक, आप लोग दो ऐसी ग्राफ खींचिए, समझिए आप यहाँ से यहाँ तक आए। अभी कंफ्यूजन आने बच्चा बोलते हो ये वाला कि ये वाला कौन सॉल्वेंट कौन भी है। तो ये वाला देखो, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, इस पॉइंट पे फ्रीज करें इतना फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे इतना फ्रीजिंग पॉइंट, तो ज़्यादा कौन है, ये वाला। तो जो ज़्यादा है तो सॉल्वेंट होता है, जो कम है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूशन है। अब जब यदि ये सॉल्यूशन होता तो पहले से ही क्या होता, इसका सॉलिड जो है पहले से ही क्या होता, देखो यहाँ से पहले से ही क्या होता, वो फ्रीज होना शुरू हो जाता। क्लियर? ओके, दिस और दैट। ओके, ये वाला सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से सॉल्यूशन में फ्रीज होना शुरू करेगा। इस पॉइंट से यदि शुद्ध रहता तब होता। ये बीच वाला इसलिए दिए कि यदि आपका सॉल्यूशन का पार्ट है तो क्या होगा, पहले से ही फ्रीज करना शुरू कर देगा। ये वाला सॉल्वेंट का, ये वाला सॉल्यूशन का। ओके, चलिए, किसी को डाउट है? नहीं। इतना से तो ये आप देख सकते हो, ग्राफ को समझिए, बैठिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ऐसे कुछ नहीं होता है ना, पढ़ाई करना पड़ता हो ना। चलिए बाबू, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ना, TLA केमिस्ट्री। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेकर के। अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे उसी में, है ना। एंडोस्मोसिस पढ़ेंगे, आपका हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये जब सभी हो जाएंगे फिर हम लोग क्वांटम फैक्टर वगैरह पढ़ के फिर से ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें एक फैक्टर से चेंज होगा, दैट फैक्टर इज नोन एज आई। कहाँ यूज करेंगे उसको भी पढ़ेंगे। ओके, चले बाबू, बाय। चलिए, ठीक है, ओके, बाय।